तो आरक्षण की सूची जारी होते उत्तर प्रदेश में निकाय चुनाव के लिए अब घमासान शुरू हो चुका है। अब चुनावों के लिए तारीखों का सिर्फ ऐलान होना बाकी है, लेकिन उससे पहले प्रदेश में सियासी नूरा कुश्ती शुरू हो गई है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद आरक्षण लिस्ट जारी हो सभी दलों की दावेदारी भी शुरू हो चुकी है, लेकिन आरक्षण की लिस्ट पर अब तू मैं भी शुरू हो गई है। सबसे पहले आपको दिखाते हैं नई सूची में क्या खास है और पूर्व सूची से इस लिस्ट में क्या बदला है। निकाय की कुल 760 सीटों में पहले 205 सीटें ओबीसी के लिए रिजर्व थीं, अब नई लिस्ट में भी 205 सीटें हैं। नई लिस्ट में एससी, एसटी और महिला आरक्षण को फायदा हुआ है, जिसमें अनुसूचित जाति की 8, अनुसूचित जनजाति की 1 सीट बढ़ी है। सुप्रीम कोर्ट के लिए पहले 102 सीटें थी, माफ कीजिए एससी शेड्यूल कास्ट के लिए इससे पहले 102 सीटें थी, इस बार 110 सीटें आरक्षित की गई हैं। तो वहीं एसटी की पहले 1 ही सीट थी, अब 2 सीटें रिजर्व की गई हैं। और महिलाओं की बात करें तो पहले 255 सीटें थी, जो अब बढ़कर 288 हो चुकी हैं। यानी आप पहली लिस्ट और नई लिस्ट पर नजर डालें तो ओबीसी की पहले 105 सीटें रिजर्व थी, कुछ बदला नहीं है, अभी भी 105 सीटें हैं। महिलाओं पर आप नजर डालिए, पहले 255 और अब 288 सीटें। महिलाओं पर बड़ा दाम। महिला वोटर्स की भी भागीदारी को लेकर कहीं ना कहीं एक बड़ा लुभावना यहां पर कहा जाएगा कि पॉलिटिकल पार्टीज की तरफ से जरूर कोशिश रहेगी। जब सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद आरक्षण की सूची जारी हुई है तो फिर घमासान क्यों, ये एक बड़ा सवाल है। जब सभी वर्गों का ध्यान रखा गया है तो फिर आरोप प्रत्यारोप की क्या जरूरत है। आज इसी पर डिबेट करेंगे, लेकिन उससे पहले ये रिपोर्ट देखिए। निकाय का रण, कितना बदला समीकरण। भाजपा चुनाव के लिए पूरी तरह तैयार थी। सपा साजिश की थी कि भाजपा पर यह आरोप लगाया जाए कि भाजपा जो है पिछड़ों का 27% आरक्षण नहीं देना चाहती है, लेकिन हम 27% आरक्षण देते हुए और उत्तर प्रदेश के नगर निकाय के चुनाव की तैयारी शुरू कर दिए हैं। और जिनका जो संवैधानिक अधिकार है आरक्षण का, वो आरक्षण का अधिकार भी देंगे। और जो अनारक्षित क्षेत्र है, अनारक्षित माने वो अनारक्षित आरक्षित नहीं है, उसमें भी किसी को जरूरत पड़ेगी तो उनको भी लड़ाएंगे। ओबीसी के नाम बीजेपी का विजयश्री प्लान। चुनाव छोटा हो या बड़ा, भारतीय जनता पार्टी सभी चुनाव को पूरी गंभीरता से और पूरे दमखम से चुनाव लड़ती है। और आप देखिएगा पूर्व की भांति एक तरफा प्रदेश की जनता का समर्थन और सभी निकायों पे कमल का फूल खिलेगा। निकाय विजय का ट्रिपल फॉर्मूला। माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद उत्तर प्रदेश में निकाय चुनाव होने जा रहा है। उत्तर प्रदेश सरकार ने आरक्षण की सूची को जारी कर दिया है। समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जारी आरक्षण की सूची से पूर्णतः सहमत नहीं है। पिछड़ों को जो हक मिलना चाहिए था वो इस सूची में भी मिलता नजर नहीं आ रहा है। आरक्षण लिस्ट तैयार, ओबीसी पर तकरार। अगर ठीक तरीके से पहले ही पिछड़ों का आरक्षण लागू कर दिया गया होता तो किसी को कोर्ट जाने की जरूरत नहीं पड़ती और न कोर्ट का निर्णय आता, न इतना लंबा भाजपा को नाटक करना पड़ता। अखिलेश को राजभर का विजन चैलेंज। जब आपको सत्ता मिली थी तो आपने कितने पिछड़े वर्गों को, कितने अति पिछड़े वर्गों को राजनीतिक भागीदारी दिया था। आपने सिर्फ इनका वोट लिया था और वोट लेकर के इनको धोखा देने का काम किया। इसीलिए आपको ये सूची पसंद नहीं आएगी, लेकिन ये सूची न्यायालय के आदेश पर हुआ है। अब तो तारीख का इंतजार है ना, इसका मतलब आपके पास कोई विजन नहीं है। और आज महाबहस क्यों? महाबहस में हम पूछ रहे हैं सवाल, सभी पैनलिस्टों के पास लेकर जाएंगे, एक एक करके आपको दिखा देते हैं आज महाबहस के क्या सवाल हैं। सबसे पहला सवाल, निकाय की जीत में निकलेगा क्या 2024 का रास्ता? यह बड़ा सवाल है। इस लिस्ट में सभी वर्गों का ख्याल, तो फिर तकरार की क्या जरूरत है? आरोप प्रत्यारोप की कोई गुंजाइश बचती है क्या? नई आरक्षण सूची ने क्या दिग्गजों का खेल बिगाड़ दिया है? जो एग्रेसिव ओबीसी पॉलिटिक्स विपक्ष की तरफ से करने की कोशिश की जा रही थी, क्या उसकी कोई गुंजाइश बचती है? तो ये बड़े सवाल हैं। इन तमाम सवालों का जवाब सभी पैनलिस्ट से लेंगे और हमारे साथ जुड़ चुके हैं सभी पैनलिस्ट। एक एक करके सभी को इंट्रोड्यूस कर देते हैं। अवनीश त्यागी हमारे साथ हैं, प्रवक्ता बीजेपी। कपीश श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़ गए हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता। इसके अलावा हमारे साथ अभिमन्यु त्यागी हैं, प्रवक्ता कांग्रेस।
विजय मिश्रा है नेता बसपा और आलोक वत्स जी हमारे साथ हैं राजनीतिक विश्लेषक। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। डिबेट शुरू करेंगे लेकिन सबसे पहले 30-30 सेकंड के अंदर आप सभी लोग अपनी बात रखिए। शुरुआत कपिश श्रीवास्तव जी से कर रहे हैं। कपिश जी, आपने कहा था कि 27% ओबीसी आरक्षण की जो व्यवस्था है सरकार नहीं देना चाहती, चुनाव नहीं कराना चाहती और ट्रिपल टी फॉर्मूले का भी फायदा नहीं देना चाहती। आप लोग एक पिछड़ों का मुद्दा इस सबसे जोड़कर उठा रहे थे, लेकिन अब सर्वे भी हो गया, आरक्षित सीटें भी नहीं बदली। पहले भी 205 थी, अब भी उस व्यवस्था के हिसाब से या सिफारिशों के हिसाब से देखा जाए तो अब भी 205 सीटें हैं। महिलाओं की भागीदारी जरूर बढ़ गई है। तो अब जब सर्वे के बाद, आयोग की सिफारिश और सुप्रीम कोर्ट की हरी झंडी के बाद आरक्षण लागू हुआ है, तो फिर इसमें आरोप प्रत्यारोप की गुंजाइश कहां बचती है? 30 सेकंड। आस्था जी, इसमें आरोप और प्रत्यारोप की गुंजाइश इसलिए बचती है कि भारतीय जनता पार्टी को यह बात मालूम था कि जनवरी के अंदर चुनाव होने हैं, लेकिन उन्होंने ट्रिपल टी नहीं कराया। और मैं एक बात ये पूछता हूं कि बिना जातीय जनगणना को जाने हुए आपने किस आधार पर चीजें ली? अगर कोई आरक्षण बढ़ करके 38 सीटें किसी की बढ़ जा रही हैं, किसी की 8 सीटें बढ़ जा रही हैं, तो ओबीसी समाज तो 51% से अधिक तो पहले ही से था, इनकी सीटें क्यों नहीं बढ़ी? तो बात जेन्युइन है, इनको सोचना चाहिए, सोच समझ के जवाब देना चाहिए। केशव प्रसाद मौर्य जी जिस 27% के आरक्षण की बात कर रहे हैं, 69,000 शिक्षक में तो दे नहीं पाए, तो इसमें क्या? ठीक है कपिश जी, फिलहाल 30 सेकंड पूरे लौटेंगे। अवनीश त्यागी जी, 30 सेकंड के अंदर। यहां पर विपक्ष का आरोप है कि जनवरी में ही होने थे चुनाव, उसको लेट कराया गया, सीटें बढ़ जाती, किस आधार पर ये ऐड हुआ है या ये फॉर्मूला लागू हुआ है? इसका जवाब मांग रहा है विपक्ष। देखिए, जनवरी में चुनाव हो रहे थे और आप देख रहे हैं कि आरक्षण की जो व्यवस्था लागू की थी लगभग वैसी व्यवस्था है। आयोग भी गठन हुआ, रिपोर्टें आई, सुप्रीम कोर्ट ने माना, और जब सुप्रीम कोर्ट ने मान लिया है तो विपक्ष को तब भी परेशानी हो रही है। विपक्ष को न सुप्रीम कोर्ट के सम्मान करना है, न आयोग का सम्मान करना है, न जनादेशों का सम्मान करना है। उनको केवल विरोध का बाजा बजाना है। उनका चश्मा विरोध का चढ़ा हुआ है। वो पिछड़ों के विरोधी हैं, वो महिलाओं के विरोधी हैं और वो अनुसूचित जाति के विरोधी हैं। इसीलिए वो नहीं चाहते हैं कि समय पे चुनाव हो, परंतु भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व वो चाहता था। ठीक है, आप कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी पिछड़ा विरोधी है, महिला विरोधी है, दलित विरोधी है। ठीक है, आपने अपनी बात को रखा। रुक करेंगे विजय मिश्रा जी का, नेता बसपा हमारे बीच में है। विजय मिश्रा जी, आपकी क्या प्रतिक्रिया? देखिए, एससी सीट एक बड़ी है, इस फॉर्मूले के बाद एसटी की एक सीट बड़ी है, महिलाओं की सीटें बड़ी 255 से 288 हो गई। आस्था जी, ये सरकार ना पिछड़ों की है, ना महिलाओं की है, ना अनुसूचित जाति की है। ये केवल वोट डालो राज करो वाली पद्धति पे चल रही है। और इन्होंने 2 महीने चुनाव टाले। इनसे पूछिए, उस 2 महीने में जितने विकास कार्य हुए, इन्होंने केवल बंदर बांट किया उस पैसे का। अगर इनमें दम थी तो चुनाव कराते। आज जो आरक्षण पहले था वही आरक्षण आज भी है। हाँ, कुछ सीटें बढ़ी हैं। अनुसूचित जात की सीटें बढ़ना इनके लिए स्वाभाविक है, क्योंकि अनुसूचित जात की संख्या ज्यादा है और पिछड़ी जात की सीट जिसपे लड़ाई इतनी लंबी चली, जिसपे आयोग का गठन हुआ, वो जहां थी वहीं रह गई। तो इन्होंने केवल पिछड़ी जात को और जातियों को भ्रमित किया और ये सीधा सारा काम ये खुद नहीं कर पाते, सीधे कोर्ट चले जाते हैं और कोर्ट के रास्ते ये आज जनता को बहला रहे हैं, भ्रमित कर रहे हैं। ठीक है विजय जी, आपने कहा जनता को बहला रहे हैं, झुंझुना दिखला रहे हैं, कोर्ट चले जाते हैं और ये सब कुछ जो है एक तरीके से लोगों को बहलाने फुसलाने का तरीका। आलोक वत्स जी हैं राजनीतिक विश्लेषक। 30 सेकंड के अंदर आलोक जी, आप किस तरह देखेंगे? पहले कहा जा रहा था कि 27% आरक्षण ओबीसी का फायदा नहीं देना चाहते, लेकिन अब जो फॉर्मूला निकल करके आया उसमें विपक्ष की तरफ से कहा जा रहा है कि इस आधार पर सर्वे हुआ है। कहां सर्वे हुआ है? देखिए आस्था जी, जो कुछ भी हुआ है वो एक न्यायिक प्रक्रिया के तहत हुआ है। आयोग का गठन हुआ, उसके बाद न्यायालय में गया और न्यायालय ने उसकी समीक्षा करके और तब ये जो लिस्ट जारी करने का उन्होंने आदेश दिया है, इस पर उंगली उठाना, इसका मतलब आप न्यायिक प्रक्रिया पर उंगली उठा रहे हैं। जितने ओबीसी जहां थे वहीं रहे, 205 के 205। एससी एसटी में बढ़ोतरी हुई, महिलाओं को जिनको सब आगे बढ़ाने की बात करते हैं उसमें बढ़ोतरी हुई। इसमें तो इनको खुशी जाहिर करनी चाहिए कि ये इस तरीके से हुआ है कि समाज के हर तबके का ख्याल रखा गया है। तो इसमें इस तरह की बातें करना कि ओबीसी को नहीं बढ़ाना चाहते हैं और ये सब तो बेमानी हो जाती है। ठीक है आलोक जी, 30 सेकंड पूरे। और इस वक्त हमारे साथ अभिमन्यु त्यागी जी जुड़ गए हैं, प्रवक्ता कांग्रेस। अभिमन्यु जी, 30 सेकंड के अंदर, निकाय चुनाव जल्द होंगे यूपी में, आयोग की सिफारिशों पर ट्रिपल टी फॉर्मूले के अकॉर्डिंग अब नई लिस्ट जारी की गई है सरकार द्वारा। आपको भी एतराज है क्या? सपा कह रही है कि भरोसा नहीं है।
किस आधार पर दिया गया है? सीटें बढ़ सकती थी ओबीसी की। आस्था जी, माननीय सुप्रीम पार्टी के द्वारा जो उठाया गया सवाल है तो उसका भी जवाब मिलना बहुत जरूरी है कि किस आधार पर और कैसे इन लोगों ने जो पिछड़ा का जो आरक्षण जो इन्होंने बताया कि कितनी आबादी है, वो इन लोगों को बतानी चाहिए भाजपा को। देखिए हुआ क्या, दिसंबर में आचार संहिता लगी थी, इनकी तैयारी नहीं थी, वो सब लोगों के सामने था। ठीक है अभिमन्यु जी, लौटेंगे आपके पास। कोई टेक्निकल दिक्कत है, लेकिन आप कह रहे हैं कि दिसंबर में तैयारी नहीं थी और इसीलिए जानबूझकर चुनावों को टाला गया। चलिए चर्चा को विस्तार देते हैं। शुरुआत कपीश श्रीवास्तव जी आपसे। एक आयोग बनाया गया, आपने कहा कि जानबूझकर आयोग सरकार ने नहीं बनाया या डिले किया। एक आयोग बनाया, उसने अपनी रिपोर्ट दी, सुप्रीम कोर्ट के सामने चीजें रखी गई, हरी झंडी मिली और अब उसकी सिफारिशों को कैबिनेट ने अप्रूव करके लागू किया। आप कह रहे हैं कब हुआ सर्वे, कहां हुआ सर्वे, किस चीज पर सवाल उठा रहे हैं आप? देखिए आस्था जी, एक बहुत सीधी सी बात है, अगर आप किसी फैसले से असहमत हैं तो इसका मतलब ये नहीं है, यही तो लोकतंत्र है इस देश का। मैं तो एक बहुत जेन्युइन चीजें आपसे कह रहा हूं और पूछ रहा हूं कि मान लीजिए कि अगर आज हमारी सरकार के पास जातीय जनगणना नहीं है तो 80 जिलों के अंदर ये अचानक कैसे जातीय जनगणना हो गई कि कौन कितना है, कितना सामान्य है, कितने ओबीसीज हैं और कितने एससी हैं, कितने एसटी हैं, कहां से गिनती हो गई आपकी? तो ये हमारा सरकार से प्रश्न है, ये प्रश्न सुप्रीम कोर्ट से नहीं है, ये आयोग से नहीं है, क्योंकि ये सारी उपलब्धता कौन कराएगा? ठीक है, कराने वाला तो एक ही ऑटोनोमस बॉडी है, वो हमारी सरकार है। और सरकार अगर इम्पार्शियल होगी तो जो चीज देंगे उसी के आधार पे ना वो करेंगे। उन्होंने ठीक किया है, लेकिन सरकार ने जो डिस्पैरिटी करी है, आज पिछड़ों की आबादी 60% से ज्यादा है, लेकिन आप मुझे बताइए कि कितने परसेंट का आरक्षण है और किस तरीके से ये ट्रिपल टी दिया गया। अच्छा ठीक है, इसका जवाब अवनीश त्यागी जी से ले लेते हैं। अवनीश त्यागी जी, विपक्ष का मोटा मोटी आकलन ये है कि 60% से ज्यादा ओबीसी पॉपुलेशन है, तो फिर किस आधार पर और कितने परसेंट का रिप्रेजेंटेशन और रिजर्वेशन उनको मिला है, ये समझा दीजिए एक बार। देखिए मेरी समझ में नहीं आ रहा है किस तरह से बात कर रहे हैं। उनका साफ कहना है कि 60% पॉपुलेशन जो है वो ओबीसी की है। नहीं, जो तो आपने कितने परसेंट आरक्षण दिया, तो कितनी सीटें बढ़नी चाहिए? इनका आकलन है कि सीटें बढ़नी चाहिए, क्यों नहीं बढ़ी ओबीसी की? नहीं, ये संविधान को कैसे तोड़ेंगे? संविधान में जो व्यवस्था है, जिस तरह से आरक्षण दिया गया है संविधान में, संविधान की जो व्यवस्था है उसका पालन करा है सरकार ने, और ये माना है सुप्रीम कोर्ट ने। आता है भाई, ये शैक्षणिक और जब कोर्ट ने मान लिया है तो उस पर सवाल उठाना, नौकरी ये इनकी मनमानेपन की बात कर रहा है, ये इनको ये दिखा रहा है ये कितना मनमाने हैं, कितने मनमड़ हैं, ये किसी को नहीं मानते हैं, ना सुप्रीम कोर्ट को मानते हैं, ना न्याय जनादेश को मानते हैं, न जनता के आदेशों को मानते हैं। ये किसी चीज को नहीं मानते। लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में एक मिनट कपिल जी, बात पूरी कर लें। आप दोनों एक ही वक्त में बोल रहे हैं, 10 सेकंड बात पूरी कर लें, उसके बाद मैं आपको मौका देती हूँ, आप काउंटर करना चाह रहे हैं, बात पूरी कर लीजिए अवनीश। जनता इनको बार बार सबक सिखा रही है, जनता इन्हें बता रही है कि आप ठीक रहें तो ज्यादा बेहतर होगा, और जनता के जनादेश का सम्मान करना चाहिए, न्यायपालिका का सम्मान करना चाहिए, और हिम्मत हो तो चुनाव मैदान में डटना चाहिए। चलिए ठीक है, आपने ओपन चैलेंज दे दिया कि एक तो जुडिशरी का सम्मान करें, जनता के फैसले का सम्मान करें, और हिम्मत है तो चुनावी मैदान में आमना सामना करें। कपीश श्रीवास्तव जी, देखिए हमें एक चीज समझ में नहीं आता। हमने अपने माननीय मित्र से सिर्फ इतनी सी बात पूछी थी कि जब आपने जातीय जनगणना कराया नहीं तो आपने कैसे निकाल दिया, और दूसरा जब आपको यही नहीं पता है कि स्थानीय निकाय के चुनाव के अंदर जो आरक्षण है, जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा वो ट्रिपल टी के आधार पर है, आप उसको शैक्षणिक और नौकरी में पाने वाले आरक्षण से जोड़ रहे हैं। आप अगर सारी सीटों का उठा करके जरा देख लीजिए तो क्या 51% से ज्यादा आपका जो है वो आरक्षण नहीं हो रहा है। जी आप तो ये इस देखिए बात कि को, ये फैसला जो अरे भाई पहले सुन तो लीजिए, जो आयोग का गठन हुआ मैं पूछ रहा हूँ, आप बताने के लिए तैयार नहीं है। रिपोर्ट आई है जस्टिफाइड तरीके से आप विपक्षी दलों के आदेश को नहीं मानना, अगर मेरी कोई जिज्ञासा है तो कपीश जी, एक बहुत सिंपल सी बात अवनीश जी ये रख रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट के थ्रू आयोग ने जो रिपोर्ट सबमिट की है, सुप्रीम कोर्ट ने उसको हरी झंडी दी है, और अब उसके आधार पर फॉर्मूला अप्लाई किया गया। तो क्या आप इस पर सवाल उठा रहे हैं, तो क्या आप सुप्रीम कोर्ट को चैलेंज कर रहे हैं? मैं तो सीधी बात आपको कह रहा हूं कि माननीय न्यायालय पे कोई प्रश्न नहीं है, ना आयोग पे प्रश्न है। ये उपलब्ध कराना जानकारी सरकार का काम है, और सरकार ने भ्रामक सूचनाएं दी हैं।
क्योंकि जब आपके पास जातीय जनगणना का कोई अच्छा, तो सूत्र आप नहीं कोर्ट है, में चैलेंज करिए तो फिर आपने जाकर। कहां से ले कपिल लिया? जी, कपिल जी कोर्ट में चैलेंज करिए। आप कह रहे सरकार ने भ्रामक जानकारियां दी हैं, कोर्ट में चैलेंज करिए। देखिए, अगर आरटीआई का सहारा लिया जा सकता है क्या इस मामले में? सबको पता होना चाहिए क्या आंकड़े हैं क्या नहीं है। ठीक है, कोर्ट में चैलेंज करिए इसको। ठीक है, आप बने रहेंगे हमारे साथ। अभिमन्यु त्यागी जी, आप तक आवाज पहुंच रही है? डिस्कनेक्ट हो गए थे आप। कहां से लेके आए? अभिमन्यु त्यागी, आवाज आ रही है? अभिमन्यु जी, आप सुन पा रहे हैं मुझे? आवाज आ रही है जी। सवाल यही है कि क्या 2024 का भी कोई फॉर्मूला निकलेगा क्या यहां से? क्योंकि निकाय चुनाव का जो भी नतीजा आएगा, बहुत सारे मुद्दे ऐसे होंगे जिनसे जनता का रुख और रुझान पता लगेगा, और जाहिर सी बात है हर पॉलिटिकल पार्टी इसको बार बार 2024 के चुनाव में मेंशन जरूर करेगी, कि दिखाना चाहेगी कि देखिए जनता हमारे साथ है। कांग्रेस कहां है? आप तो यूपी विधानसभा चुनाव के बाद नजर ही नहीं आए कहीं। आज तो जी लोकसभा नगर निकाय जो चुनाव है वो स्थानीय स्तर की समस्याओं का निस्तारण का चुनाव है। इसमें कितनी प्रगति हो रही है? जिस तरह से उत्तर प्रदेश में 5 सालों में देखा कि किस तरह से लूट मची है, भ्रष्टाचार हुआ है नगर निगमों में, किस तरह से कूड़े के ढेर बन। चलिए, तो लग रहा है कि अभिमन्यु जी डिस्कनेक्ट हो गए। एक बार उनका टेक्निकल चेक जैसे ही सही होगा हम फिर से लौटेंगे उनके पास। विजय मिश्रा जी, सरकार का यह कहना है कि हमने एससी की सीट बढ़ा दी है, मतलब बढ़ गई है, इस फॉर्मूले के बाद एसटी की भी ऐड हुई है और महिलाओं की भागीदारी तो और ज्यादा बढ़ गई है। आपको किस बात पर ऐतराज नजर आता है? ये जो भी कुछ हो रहा है न्यायपालिका के थ्रू हो रहा है, आयोग की रिपोर्ट सबमिट की गई, कोर्ट ने हरी झंडी दी, फॉर्मूला अप्लाई किया गया। आस्था जी, ये प्रचंड बहुमत की सरकार है, उसके बाद भी न्यायालय की फटकार लगने के बाद ही अपना काम सही करते हैं। और दूसरी बात, मैं इनसे कहना चाहता हूं, नगर निकाय के चुनाव में ये केवल अपनी मशीनरी का दुरुपयोग करना बंद कर दें। इनको पता चल जाएगा कि ये कितना सीट जीत के जाएंगे। आज इनके मंत्री सरकारी काम, कौन सी मशीनरी विजय मिश्रा जी स्पष्ट करते जो इनकी सरकारी मशीनरी है, जो इनके मंत्री आते हैं सरकारी कार्य की देखभाल करने के लिए, उसके बाद पार्टी कार्यकर्ताओं से बैठक करते हैं, उनकी उनके बारे में जानकारी लेते हैं, पदाधिकारी बैठक करते हैं, सरकार के मंत्री बैठक करते हैं, सबको जिम्मेदारियां दी जाती हैं। और वो तो पहले से अगर बैठक कर रहे हैं तो ये तो तैयारी का हिस्सा है ना। लेकिन एक मंत्री जब आता है, पूरा प्रशासन उसके आगे पीछे दौड़ता है, विपक्ष की बात नहीं सुनी जाती है। इसलिए मेरा इतना ही कहना है सरकार से, आपकी आवाज सुनाने के लिए हाउस है, सड़क है, सदन भी है, सड़क भी है, क्या किया जाए? नहीं, आप बताइए, इस सरकार में जो स्थितियां बनती जा रही हैं। आज मैं सुन रहा था अमित शाह जी का वक्तव्य आया कि उन्होंने कहा 2014 के पहले सीबीआई से उनको भी डर लगता था। तो क्या मैं ये मान लूं ये भी बदले की भावना से काम करते हैं, जैसे कांग्रेस ने 2014 के पहले किया था? उन्होंने किया 2014 के पहले, ये कर रहे हैं 2014 के बाद। ईडी और सीबीआई का डर दिखा के विपक्ष को, जनता को, सबको डराने का काम। तो इनको चुनाव लड़ना है, अगर तो चुनाव लड़े, निकाय का चुनाव है, ये जनता के बीच। मुद्दे से मत भटकिए। निकाय चुनाव और रिजर्वेशन आरक्षण को लेकर हम चर्चा कर रहे हैं, और कल ही हमने चर्चा इस बात को लेकर की थी कि गृह मंत्री ने जो आरोप लगाया, गृह मंत्री ने जो आरोप लगाया। ठीक है, आलोक वत्स जी को जोड़ना चाहेंगे। आलोक वत्स जी, सपा हो या बसपा, दोनों ये स्टैंड रख रहे हैं कि भाई एजेंसियों का दुरुपयोग या लोकतंत्र खतरे की बात है, वो यूपीए के समय में थी या आज सरकार है उनके समय में, जिसको जो सूट करता है चुनावी मैदान की तरह एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाते रहते हैं। जी, एक कहावत है, खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे। जब सबको पता है कि जातीय जनगणना नहीं हुई है, यह कवायद अभी बाकी है, तो आयोग ने जो रिपोर्ट दिया उसके आधार पर सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला दिया है। ये तो सबको सर्वमान्य होना चाहिए। जब होगी जातीय जनगणना तब उसके में बात करेंगे कि किसका कितना परसेंटेज होना चाहिए। अभी इसकी बात करना बेमानी है। आप न्यायपालिका पर उंगली उठा रहे हैं, आप आयोग पर उंगली उठा रहे हैं। चूंकि आपके पास कोई वजूद नहीं है चुनाव में जाने का, तो आप किसी तरीके का एक बहाना ढूंढ रहे हैं। तो इन सब चीजों से कुछ होने जाने का नहीं है। और बात रही कनेक्टिविटी की जनता से, जनता ने यह चुनाव में फैसला देना है कि किसके साथ है। उसमें जो भी सबल होगा उसके साथ जनता जाएगी, और इन चीजों पर कोई ध्यान नहीं देने की जरूरत है। और हर वर्ग का बढ़ा है, ओबीसी का जस का तस रहा है, लेकिन और जितने भी हैं एसटी, एससी और विमेन, सबकी भागीदारी बढ़ी है। तो इससे तो प्रभावित होना चाहिए कि भाई इन लोगों को आरक्षण में बढ़ोतरी हुई है, जिसकी मांग सर्वथा सब लोग करते थे कि महिलाओं की भागीदारी और होनी चाहिए, वो हुआ है। कहीं कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। चुनाव में
जो भी नतीजे होंगे उसी के फेवर में होंगे जिसने काम किया है और जिससे जनता संतुष्ट है। ठीक है। विजय मिश्रा जी, आपकी पार्टी भी महिलाओं की बात करती है, दलितों की बात करती है, सबकी सीटें बढ़ी हैं, तो आपको ये स्वागत योग्य नहीं लगता कि महिलाओं की भागीदारी बढ़ी है? आप भी एम्पावरमेंट की बात करते हैं। स्वागत योग्य है आस्था जी, ये स्वागत योग्य है, लेकिन जब पूरी लड़ाई पूरा समय पिछड़ी जात की आरक्षण पे ही था तो पिछड़ी जात के लोगों को क्या मिला? ये सरकार एक तरफ कहती है मैं पिछड़ी जात के कम लिए तो नहीं हुई ना, पूरी तरह सीटें कम तो नहीं हुई ना, ओबीसी की जस की तस है। अब होगा तो वही जो फॉर्मूले के अकॉर्डिंग फिट बैठेगा। फॉर्मूला अप्लाई करने के बाद जो रिजल्ट निकलेगा होगा तो वही ना। आप चाहे आंदोलन करिए, चाहे सड़क पर उतरिए, चाहे हाउस के अंदर बात उठाइए, लेकिन होगा तो वही जो प्रक्रिया कहेगी, जो संवैधानिक होगा। मांग आप कुछ करें वो एक अलग बात है, लेकिन इस तरह धरने प्रदर्शन से कानून संविधान को एक तरफ रखकर पॉलिटिकल पार्टीज की बात मान ली जाए, ये तो संभव नहीं ना। संविधान की परवाह कहाँ की जा रही है? आप बताइए ना, संविधान की कहीं परवाह की जा रही है? ये सरकार आज संविधान के विपरीत सारा काम कर रही है। ये संविधान न्यायालय इसको अपना हथियार बनाकर लड़ाई लड़ रही है। आपको कोर्ट की बात पर भरोसा नहीं है? आप ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की बात को चैलेंज कर रहे हैं और कह रहे हैं हथियार बनाकर। आप अपने शब्दों पर गौर कीजिए विजय मिश्रा जी। सुप्रीम कोर्ट को लेकर आप इस तरह की टिप्पणी करेंगे, आप शब्दों पर गौर करिए। आपको खेद प्रकट करना चाहिए, आप सुप्रीम कोर्ट की बात पर ऐसे कह रहे हैं। ठीक है, अमनीश त्यागी जी, घूम फिरकर आरोप यही कि सरकार अपनी मशीनरी का दुरुपयोग करती है और निकाय चुनाव से पहले भी कर रही है। गलत बयान है। ठीक है विजय मिश्रा जी, आपको खेद प्रकट करना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट को आप इस तरह नहीं कह सकते। कोर्ट पे उंगली नहीं उठा रहा हूँ मैं, इस नहीं आपने कहा ना, कर रहा हूँ। आपने कहा न्यायपालिका को प्रभावित करके, इसका क्या मतलब है? कोर्ट को हथियार बना लिया, ये क्या बात का मतलब क्या है? इसको स्पष्ट कीजिए। न्यायपालिका को प्रभावित जब फैसला आपको सूट करता है तो आप जय जयकार करते हैं, सरकार को और जब आपको लगता है कि राजनीतिक रूप से सूट नहीं कर रहा है तो आप कुछ भी कहने लग जाएंगे। ठीक है अमनीश त्यागी, ये गलत बात मत कीजिए। अमनीश त्यागी जी, गलत बात नहीं कर रहे हैं हम, गलत बात कर रहे हैं आप सुप्रीम कोर्ट को लेकर। आपने कहा किसी कोर्ट को ये नहीं कह सकते कि सरकार ने हथियार बना लिया। न्यायपालिका प्रभावित करने का मतलब क्या है आपका? एक नहीं 10 फैसले बता दूंगी जो आपको सूट करते हैं और आप जय जयकार कर रहे थे। आज आपको लग रहा है आपकी राजनीतिक लाइन से कुछ हट करती है तो आज आप कहेंगे कि हथियार बना लिया कोर्ट को। ईवीएम दोषी है। ये क्या बात हुई? चित भी मेरी पट भी मेरी नहीं चलेगी। अब भारत अपमान कर रहे हैं आप संविधान का, जुडिशरी का। बोलिए अमनीश त्यागी जी। हमने कहा ना, इनको कोई परवाह नहीं है। ये कुंठित लोग हैं, पिटे हुए, धुतकारे हुए, नकारे हुए लोग हैं। जनता ने इनको नकार रही है बार बार। अब नेतृत्व में मोदी जी के में भरोसा है जनता को, मोदी योगी जी के में भरोसा है, इसलिए ये विपक्ष कुंठाग्रस्त होकर। चलिए अमनीश त्यागी जी फिलहाल डिस्कनेक्ट हो गए हैं, लेकिन उन्होंने कहा कि इनको किसी पर यकीन नहीं रह गया है और ये नकारात्मक राजनीति है और कोर्ट पर इस तरह की टिप्पणी तो किसी भी तरह से सही नहीं कही जा सकती। कपिल श्रीवास्तव जी, जो भी कुछ हो रहा है वो कोर्ट के अप्रूवल के बाद हो रहा है। आपने कहा कि सरकार ने कोर्ट के सामने गलत आंकड़े रखे, गलत जानकारी पेश की, तो फिर आप भी ये लड़ाई न्यायपूर्ण तरीके से लड़िए कोर्ट के थ्रू। इससे बड़ा न्यायपूर्ण क्या तरीका हो सकता है कि जनता इनको सबक सिखाएगी, जनता की अदालत में जाएंगे। और मैं एक बात ये आपको कहना चाह रहा हूं, आस्था जी आप एक महान एंकर हैं, मैं आपसे एक बात पूछ रहा हूं कि जब जातीय जनगणना आपने कराई नहीं तो 2 महीने के अंदर साल 1.5 साल की कवायद कैसे कर ली? यही मैं जानना चाहता था कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार वो जादू की झप्पी बता दे कि जिससे ये सारा चीज किया गया है। मैं तो इतनी साधारण सी चीज पूछ रहा हूं और ये तमाम प्रश्न खड़े कर रहे हैं। अरे भैया जानकारी लेने में क्या हर्जा है? जानकारी दीजिए ना कि TTT आपने कैसे किया। मैं कह रहा हूं कि जब जातीय जनगणना आपने कराया नहीं, वो जनता के सामने आया नहीं, तो आपने कैसे किया? और जो महिलाओं की सीट बढ़ी है जरा इसमें भी बता दीजिए कि ST महिला की कितनी बढ़ी, SC महिला की कितनी बढ़ी और OBC महिला की कितनी बढ़ी। ये आपको बताना चाहिए ना। OBCs का हक मार के कहां गया ये तो आपको बताना चाहिए, और नहीं बता कर पाएंगे तो जनता बताएगी। हर चीज के लिए अदालत नहीं है। अगर मैं आज अदालत के दरवाजे पे जाता हूं कि इन्होंने आपको भ्रम की सूचना में फंसा दिया है, तो फिर ये चाहते हैं कि 6 महीना और चुनाव चले, साल भर और चुनाव चले, प्रशासक के थ्रू ये यहां पर लोकतंत्र की हत्या करें, जैसे पिछले 6 महीने से लगातार करते आ रहे हैं।
से। तो वो समाजवादी पार्टी लगातार में नहीं सोचने वाली है, जनता द्वारा अवनीश त्यागी जी, ठीक है कपिल जी, बात आ गई आपकी, जवाब दे रहे हैं इस पर अवनीश जी, जवाब दे रहे हैं इस पर अवनीश जी। का भरोसा कर रहे हैं, अरे जब कोर्ट ने स्वीकार लिया, आपको बार बार बताया जा रहा है। अवनीश जी एक मिनट, आप दोनों शांत होइए, आप दोनों शांत होइए। कपिल श्रीवास्तव जी शांत होइए, आपकी बात आ गई। मैं आपका सवाल पूछ लेती हूँ अवनीश जी से, हो सकता है वो अभी कनेक्ट हुए। अवनीश जी सवाल ये उठाया जा रहा है सपा की तरफ से, कपिल श्रीवास्तव जी ये कह रहे हैं कि जब जातिगत जनगणना ही नहीं हुई तो किस आधार पर ये फॉर्मूला अप्लाई किया गया है, और महिलाओं के लिए जो रिजर्व सीटें हैं उसमें कितनी SC ST OBC की हैं ये भी बताना चाहिए। देखिए ये बिल्कुल क्लियर तस्वीर है कि सारी चीजें आप जब देखेंगे रिपोर्ट में, सारी चीजें क्लियर दी हुई है। इनके पास दरअसल ये चीजें, इनके पास मुद्दा नहीं है ना, ये इस तरह की बातें कर रहे हैं। जब आरक्षण जिनका बढ़ना था वो बढ़ गया, आयोग ने जाकर सर्वे किया, आयोग ने जाकर रिपोर्ट तैयार की, उस रिपोर्ट की समीक्षा माननीय सुप्रीम कोर्ट ने की, सुप्रीम कोर्ट ने उसे स्वीकारा, स्वीकारने के आधार पर चुनाव हो रहा है। अब ये चुनाव में जाने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे हैं। पहले भी ये तोड़ना चाह रहे थे चुनाव को, पहले भी रोकना चाह रहे थे और तमाम तरह के कंडे अपनाने की कोशिश कर रहे थे, भड़काने की जनता को कोशिश कर रहे थे। ये अपने मंसूबे में सफल नहीं हुए। ठीक है, इस बीच विजय मिश्रा जी जुड़ गए हैं। विजय मिश्रा जी कुछ कहना चाह रहे हैं, वो हाथ उठा रहे थे। ठीक है, आप दोनों की बात आ गई, शांत हो जाइए कपिल जी। विजय मिश्रा बोलिए। विजय जी, आस्था जी, न्यायालय व्यक्ति कब जाता है, प्रशासन के पास मदद के लिए कब जाता है, जब वो विफल होता है, उस पर समस्याएं होती हैं। हमने प्रचंड बहुमत की सरकार बनाई, इसीलिए ये कोई काम नहीं कर पाते, कोई फैसले नहीं ले पाते, ये न्यायालय जाते। मैं न्यायालय को दोषी नहीं देता हूँ, आज न्यायालय ना होता तो इनकी स्थिति जनता के लिए और खराब होती। लेकिन एक देश में न्यायालय है, न्याय व्यवस्था है, इनमें थोड़ा दबाव है, नहीं तो ये सरकार आम आदमी को जीने नहीं देती। आज जिस तरह बेरोजगारी, महंगाई बढ़ती जा रही है, उस पे इनका ध्यान नहीं जा रहा है। चुनावी मैदान में ये सारी बातें आप जरूर उठाइए, हाउस के अंदर आप जरूर उठाइए, सवाल जरूर पूछिए, लेकिन फिलहाल यूपी इस वक्त बिल्कुल निकाय चुनाव के मुहाने पर खड़ा है। किसी भी वक्त तारीखों का ऐलान हो जाएगा और अब नई सूची भी जारी कर दी गई है जिसका विरोध विपक्ष की तरफ से किया जा रहा है। आप सभी पैनलिस्ट का बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो किसी भी वक्त निकाय चुनाव की तारीखों का ऐलान हो जाएगा, लेकिन विपक्ष को ऐतराज इस बात से है कि अगर जातिगत जनगणना नहीं हुई तो फिर रिजर्वेशन के किस और कौन से फॉर्मूले के तहत ये नई लिस्ट तैयार की गई है। दूसरी तरफ सरकार की दलील है सब कुछ सुप्रीम कोर्ट के थ्रू हो रहा है, कोर्ट ने हरी झंडी दी, आयोग ने सिफारिश पेश की, उसकी विवेचना सुप्रीम कोर्ट ने की और उसी आधार पर नई लिस्ट जारी की गई है। बहरहाल चुनाव जल्द होंगे यूपी में, अपने अपने मुद्दों, आरोप प्रत्यारोपों का मौका हर पार्टी को मिलेगा और फैसला जनता को करना है। और जनता जो भी फैसला करेगी, निश्चित रूप से 2024 के चुनावी समर में तमाम पॉलिटिकल पार्टीज उसको उदाहरण बनाकर या जनता का रुख अपनी तरफ बताकर इसको जरूर पेश करना चाहेंगी। मां बहस में इतना ही, खबरें जारी हैं, बने रहिए हमारे साथ। आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड।